फॉक्स को देखते हैं जो खेलते कूदते हुए मजे कर रहा था। अचानक वो फिसलकर गिरने लगता है, लेकिन एक पहाड़ी को पकड़कर खुद को बचा लेता है। तभी वहाँ से एक बच्चा गुजरता है। बच्चा फॉक्स को देखकर उसकी मदद के लिए दौड़ता है और उसे बचा लेता है। फॉक्स तो बच जाता है, लेकिन अब वो बच्चा खुद फिसलकर पहाड़ी से लटक जाता है। बच्चा जिस तरह फॉक्स को बचाने आया था, उसी तरह अब फॉक्स भी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास हाथ तो थे नहीं, उल्टा उसके पंजों से बच्चे के हाथ में चोट लग जाती है। बच्चा थककर नीचे गिर जाता है। फॉक्स भी दौड़कर दूसरे रास्ते से नीचे आता है और बच्चे को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा नहीं हिलता। फॉक्स को लगता है कि बच्चा मर गया है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक आंसू बच्चे के हाथ पर गिरता है। सीन कुछ साल आगे बढ़ता है। अब फॉक्सेस इंसानों के रूप में रह रहे थे और उनका अपना एक इलाका था जिसे फॉक्स ट्राइब कहते थे। सब एक जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ वो इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे हमेशा के लिए अमर हुआ जा सकता है। इसी भीड़ में एक ऐसा फॉक्स भी था जिसके पास प्रवेश का टिकट नहीं था, इसलिए उसे बाहर रोक दिया गया और बाकी सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा फॉक्स आता है जो कुछ देर में एक बूढ़े इंसान के रूप में बदल जाता है। वही बूढ़ा इंसान इन सब का लीडर था। लीडर सबको बताता है कि अमर होने के लिए एक खास चीज चाहिए जिसे अमृत कहा जाता है और ये उनके इंसानी शरीर के अंदर ही छिपा होता है। सब लोग लीडर के कहने पर एक पूजा करते हैं जिससे उनके शरीर से नीला अमृत निकलता है, लेकिन ये नीला अमृत ज्यादा काम का नहीं था। तभी एक लड़की के अंदर से लाल अमृत निकलता है और वो लड़की 5 टेल्स वाली फॉक्स में बदल जाती है। उसकी शक्तियाँ देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब सबको चाहत हो जाती है कि उनके पास भी कोई शक्तिशाली अमृत हो। लीडर उन्हें दिलासा देता है कि अगले महीने एक ऐसा दिन आएगा जब किसी एक को सफेद अमृत मिलेगा जो उसे 9 हड्डी की लोमड़ी बना देगा। सफेद अमृत हजारों सालों में एक बार ही प्रकट होता था और उसे पाने वाला सबसे शक्तिशाली फॉक्स बन जाता था। फिर सब लोग एक बड़े से पत्थर के पास खड़े होते हैं जो उनकी ड्यूटी तय करता था। यही हम देखते हैं वो लड़का शिसान, जिसे बिना टिकट मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था, लेकिन वो चुपके से अंदर घुस आता है। शिसान भी पत्थर के पास जाकर अपना हाथ रखता है और पत्थर की शक्ति से उसके हाथ पर कुछ लिखा जाता है, उसकी ड्यूटी। शिसान बहुत खुश हो जाता है और उन सब का मजाक उड़ाता है जिन्होंने पहले उसका मजाक बनाया था। लीडर उसे एक तरफ बुलाकर पूछते हैं कि क्या वो जानता है कि उसके हाथ पर क्या लिखा है। शिसान कहता है कि उसे मतलब नहीं पता। तब लीडर बताते हैं कि तुम्हारे हाथ पर लिखा है कि तुम्हें सफेद अमृत कभी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें खुद उसे ढूंढना पड़ेगा, वरना तुम कभी अमर नहीं बन पाओगे। ये सुनकर शिसान का चेहरा उतर जाता है। फिर लीडर उसे एक चाकू देता है और कहता है कि जाओ और अपने सफेद अमृत को ढूंढो, साथ में उसे नौकरी के लिए परीक्षा भी देनी होगी। शिसान खुशी खुशी लीडर से गले लगता है और मौके का फायदा उठाकर उनका खास पत्थर भी चुरा लेता है। लीडर को इसका पता नहीं चलता, लेकिन जब शिसान चला जाता है तो लीडर काफी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जो भी अब तक सफेद अमृत ढूंढने गया वह मारा गया और कभी लौटकर नहीं आया। लीडर अपने एक खास आदमी को बुलाकर कहते हैं कि शिसान का पीछा करो और उसे नुकसान से बचाओ, साथ ही उसकी मदद भी करो। शिसान एक गाँव में पहुँचता है जहाँ वो एक होटल में खाने के लिए रुकता है। तभी वहाँ जिजिन नाम का एक मुसाफिर आता है जो एक तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछ रहा था कि क्या उन्होंने इस इंसान को कहीं देखा है। जिजिन शिसान के पास भी पहुँचता है और उसे तस्वीर दिखाकर कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन शिसान तो खाने में इतना मग्न था जैसे उसे दोबारा कभी खाने का मौका नहीं मिलेगा। जिजिन उसे देखता है और सोचता है कि यह इंसान तो बस खाने के लिए ही पैदा हुआ है। वो निराश होकर जाने लगता है। जैसे ही जिजिन बाहर निकलता है, शिसान का स्टोन उसे संकेत देने लगता है कि व्हाइट अमृत आसपास ही है। शिसान जल्दी से खाना खत्म करता है और व्हाइट अमृत की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते वह एक बाजार पहुंचता है जहां उसे एक पादरी दिखता है। वो पादरी लोगों का इलाज करते हुए अपनी पेंटिंग में डीमंस को कैद करता था और उनके खून से दूसरों का इलाज करता था। वहीं उसे फिर से जिजिन दिखता है। जिजिन शिसान को देखकर बुरा सा मुंह बनाता है। शिसान वहां से जाने ही वाला होता है कि उसे जिजिन का डोंकी दिखाई देता है और उसे देखकर वह डर जाता है। खुद पर काबू पाते हुए शिसान गुस्से में डोंकी को पैर से ठोकर मारता है, लेकिन वो डोंकी भी कोई साधारण नहीं था। इंसल्ट सहन नहीं कर सका और गुस्से में शिसान के पीछे भागकर उसे टक्कर मार देता है। शिसान उछलकर डोंकी के ऊपर गिर जाता है। डोंकी ने इंसल्ट का बदला लेने के लिए शिसान को पूरे गाँव में घुमाना शुरू कर दिया। बेचारा जिजिन अपने डोंकी के पीछे भाग रहा था जो अब उसके कहने में नहीं रहा था। जिजिन को भागते देख एक पादरी ने उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे आग का जादू कर दिया। भागते भागते जिजिन जंगल पहुंचता है जहां डोंकी शिसान को छोड़कर आगे निकल चुका था। जिजिन गुस्से में शिसान से अपने डोंकी के बारे में पूछता है, लेकिन शिसान तो डोंकी का नाम सुनते ही चिढ़ जाता है और वहां से भाग जाता है। जिजिन भी उसके पीछे दौड़ता है। दोनों जंगल में काफी देर तक दौड़ते हैं और फिर थककर एक जगह गिर पड़ते हैं। जब दोनों थोड़ा आराम करते हैं तो चारों तरफ देखते हैं। उन्हें वहाँ एक मंदिर नजर आता है। शिसान अपना लीडर का स्टोन निकालता है और उसे देखकर समझ जाता है कि व्हाइट अमृत दरअसल जिजिन के पास ही है। अब शिसान को जिजिन में दिलचस्पी हो जाती है। शिसान जिजिन से अच्छे से बात करने लगता है और जानता है कि जिजिन भी वही एग्जाम देने जा रहा है जो शिसान को भी देना था। शिसान बढ़िया इंसान बनने का नाटक करते हुए जिजिन से वादा करता है कि वह उसे शहर तक ले जाएगा। जिजिन उसका अच्छा व्यवहार देखकर अपने दुख साझा करता है और उसे वह तस्वीर दिखाता है उस इंसान की जिसे वह ढूंढ रहा था। जिजिन बताता है कि वह उसका बड़ा भाई है जो एग्जाम देने शहर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। वो डोंकी भी उसी भाई का था। रात को जब जिजिन सो जाता है तो शिसान उसके पास आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लीडर का भेजा हुआ एक आदमी आकर उसे रोकता है। वह समझाता है कि जिजिन को यही नहीं बल्कि कहीं दूर ले जाकर मारना है। शिसान को भी ये बात सही लगती है और वह जिजिन को दूर ले जाने की योजना बनाता है। अगली सुबह उन्हें एक नया डोंकी मिलता है जो असल में शिसान का प्रोटेक्टर था। डोंकी को देखकर जिजिन बहुत खुश हो जाता है। सोचता है कि उसका पुराना डोंकी लौट आया है। दोनों शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और इस सफर में उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। चलते चलते वे एक बड़ी सी बिल्डिंग देखते हैं जिसमें एग्जाम की तैयारी कर रहे कई लोग मौजूद थे। रात गुजारने के लिए
इसलिए वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात को जब जिजिन शिसान को सुला रहा होता है, शिसान को एक मेंढक फ्रॉग दिखाई देता है जो चलते चलते अपने पीछे गोल्ड की बॉल्स छोड़ रहा था। शिसान उसका पीछा करता है और एक पूल के पास पहुंचता है जहाँ कोई इंसान बैठा हुआ था। शिसान उससे कुछ पूछ पाता इससे पहले ही उस पूल से मेंढक की लंबी जुबान निकलती है और शिसान को पानी के अंदर खींच लेती है। शिसान किसी तरह खुद को बचाकर बाहर निकलता है और उसे जिजिन की चिंता होने लगती है जिसे वह अकेला छोड़ आया था। उधर जिजिन एक बड़े मेंढक से बचने की कोशिश कर रहा था। मेंढक अपनी जुबान से उसे चारों ओर से घेर रहा था। तभी शिसान वहाँ पहुँचता है और उसकी मदद करता है। किसी तरह वे मेंढक से बच तो जाते हैं, लेकिन मेंढक हार मानने वाला नहीं था। अब वो उनके ऊपर भारी किताबें गिराता है जो पत्थरों की तरह लगती थी। किताबों से चोट खाकर दोनों दूर जा गिरते हैं। फ्रॉग उनके लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। फिर भी वे दोनों एक सुरक्षित जगह पहुँचते हैं, लेकिन फ्रॉग उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब की बार मेंढक सीधे शिसान पर हमला कर देता है और उसे अपनी जुबान से पकड़कर पूरा निगल लेता है। ये देखकर जिजिन बुरी तरह डर जाता है और दोस्ती छोड़कर भागने लगता है। यही हमें पता चलता है कि ये सब शिसान की योजना थी। असल में वो फ्रॉग शिसान का प्रोटेक्टर था और वे दोनों मिलकर जिजिन को डरा रहे थे ताकि व्हाइट अमरत उससे छीनी जा सके। बेचारा जिजिन बाहर जाकर शिसान की चिंता में पड़ जाता है और उसकी मदद के लिए आग लेकर वापस आता है। जैसे ही मेंढक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिजिन उसकी जुबान पकड़ लेता है और उसमें आग लगा देता है। जलती हुई जुबान के दर्द से मेंढक शिसान को भी बाहर उगल देता है। शिसान समझ जाता है कि अब प्रोटेक्टर भी कोई काम का नहीं है, इसलिए वह चुपचाप सो जाता है क्योंकि अगली सुबह उन्हें फिर से अपना सफर शुरू करना था। इस बार ये लोग नाव से शहर जा रहे थे। नाव में चढ़ते ही जिजिन तो जाकर आराम करने लगा, लेकिन शिसान अपने प्रोटेक्टर के साथ बैठकर आगे की प्लानिंग करने लगा। उसका प्रोटेक्टर उसे कहता है कि अगर तुम शहर चले जाओ तो वहाँ तुम्हें एक लड़की मिल सकती है जो तुम्हें तुम्हारे अमरात के बारे में जानकारी दे सकती है। वे दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी जिजिन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर प्रोटेक्टर पानी में कूद पड़ता है और कुछ देर बाद एक डोंकी के रूप में वापस नाव में आ जाता है। शिसान जिजिन को बताता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक फॉक्स है। उसकी ये बात सुनकर मासूम जिजिन डर जाता है, लेकिन शिसान उसे भरोसा दिलाता है कि वो एक शरीफ फॉक्स है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये सुनकर जिजिन उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। दोनों बातें करते हुए अच्छा खासा सफर तय करते हैं। फिर वे एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ चारों तरफ सुंदर महल नजर आते हैं, जिन्हें देखकर शिसान और जिजिन को लगता है जैसे किसी जन्नत में आ गए हों। वहीं शिसान अपने प्रोटेक्टर को देखता है जो महिलाओं का वेश बनाकर घूम रहा था। ये देखकर शिसान हंसी रोक नहीं पाता और मुंह छिपाकर वहाँ से चला जाता है। यही वो जगह थी जिसके बारे में प्रोटेक्टर ने बताया था, जहाँ एक लड़की जिजिन के अमृत का रंग बता सकती थी। एक बच्चा जिजिन के पास आकर कहता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। जिजिन उसके साथ चला जाता है और एक कमरे में पहुँचता है जहाँ वो लड़की यिंगलियन थी। यिंगलियन इतनी सुंदर थी कि जिजिन उसे देखता ही रह गया। उसके दिल में जैसे फूल खिल उठे। यिंगलियन उसे अपनी ओर बुलाती है, लेकिन घबराया हुआ जिजिन पास नहीं जाता। यिंगलियन खुद उसके पास आती है। जैसे ही वो उसे छूती है, उसे एक जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाती है। ये सब प्रीस्ट के जादू की वजह से हुआ था, जिसकी शक्ति जिजिन की सोल की रक्षा करती थी। जिजिन अपने प्यार में इतना डूबा था कि उसे समझ ही नहीं आया कि यिंगलियन के साथ क्या हुआ। वो सीधे अपने प्यार का इजहार कर देता है और यिंगलियन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पर यिंगलियन तो बस सोच में पड़ी थी कि आखिर जिजिन के शरीर में ऐसी कौन सी बिजली भरी है जो उसे दूर फेंक रही है। जब यिंगलियन कोई जवाब नहीं देती तो जिजिन के दिल के सारे अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। यिंगलियन बाद में शिसान के पास जाकर बताती है कि उसे जिजिन के अमृत का रंग पता नहीं चल पाया क्योंकि जिजिन का शरीर सुरक्षात्मक था और वह उसकी सोल तक पहुंच नहीं पाई। इसके बाद दोनों पेपर देने चले जाते हैं। जिजिन वहाँ भी एग्जाम की चिंता करने के बजाय अपने भाई के बारे में पूछताछ करता रहता है। पेपर शुरू होता है और सब लिखने लगते हैं। पेपर इतना लंबा था कि आधी रात तक खत्म नहीं हुआ। पेपर देते समय अचानक एक आदमी चिल्लाता है कि उसने वहाँ किसी सोल को देखा है। कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता क्योंकि सबको अपने पेपर की पड़ी थी। जब वो बार बार चिल्लाता है तो उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। शिसान के पास यिंगलियन की आत्मा आती है और उसकी सोल को उसके शरीर से अलग कर देती है। शिसान वजह पूछता है तो यिंगलियन बताती है कि वो स्टूडेंट सच बोल रहा था। वहाँ सच में एक आत्मा है जो छात्रों की सोल को कैद कर रही है। उसी ने जिजिन की सोल को भी पकड़ लिया है। यिंगलियन सलाह देती है कि यही मौका है जब शिसान जिजिन को खत्म कर सकता है और उसके शरीर से अमृत निकाल सकता है। लेकिन शिसान उसे मारने की बजाय उसकी मदद करने पहुँचता है क्योंकि अब वो उसे दिल से दोस्त मानने लगा था। शिसान नीचे गिरे हुए जिजिन को देखता है। जिजिन बहुत खुश था क्योंकि उसे अपना भाई नजर आया था, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक उसका भाई एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। ये देखकर जिजिन बुरी तरह डर जाता है। शिसान जिजिन को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक उनके चारों ओर जादुई दीवारें खड़ी हो जाती हैं, जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। इधर जिजिन ट्रैप में फंस जाता है। उसका भाई जो राक्षस बन गया था उसकी आत्मा को कैद करने लगता है, लेकिन तभी प्रीस्ट की प्रोटेक्टर शक्ति का असर उसके भाई पर होता है, जिससे उसे जिजिन के साथ बिताया वक्त याद आ जाता है। इसलिए वह जिजिन की आत्मा को छोड़ देता है और दोनों की सोल्स वापस उनके शरीरों में लौट आती हैं। ट्रैप से बाहर निकलने के दौरान जिजिन शरारत से शिसान से पूछता है कि तुम मुझसे सच्चाई बताओ, तुम मेरे अमराट के लिए तो नहीं आए थे ना? शिसान चुप हो जाता है। तब जिजिन कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें अमरात दे दूंगा। शिसान मना कर देता है क्योंकि अब उनके बीच सच्ची दोस्ती हो चुकी थी। शिसान फिर यिंगलियन के बारे में जिजिन को सच्चाई बताता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। लोगों के बुरे व्यवहार से तंग आकर यिंगलियन ने अपनी जान ले ली थी और अब उसे जवान दिखने के लिए किसी की सोल एनर्जी चाहिए थी। जिजिन को ये सब पता चलने के बाद भी वह यिंगलियन से प्यार करता था। वह फिर से यिंगलियन को प्रपोज करता है और इस बार यिंगलियन भी मान जाती है। वे दोनों शिसान से मिलते हैं जो पहले से उनका इंतजार कर रहा था।
लेकिन यिंगलियन को शक होता है कि शिसान उन्हें मारने आया है, इसलिए वह उस पर हमला कर देती है। जीजीन बेचारा दोनों के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। तभी एक डीमन आकर शिसान की मदद करता है और यिंगलियन पर हमला कर देता है। इस हमले से यिंगलियन की हालत बहुत खराब हो जाती है। मरने से पहले यिंगलियन जीजिन से कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अपनी प्रेमिका को खोकर जीजिन टूट जाता है और शिसान पर गुस्सा करता है। शिसान खुद भी इतना दुखी हो जाता है कि आत्महत्या करने की सोचता है, लेकिन तभी एक जादुई चीज उसे अपनी ओर खींच लेती है। असल में ये सब लीडर ने किया था ताकि शिसान की जान बचाई जा सके। लीडर उसे बताता है कि सालों पहले जब शिसान गिर रहा था तो एक बच्चा उसे बचाने आया था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जीजिन था। यानी शुरू के सीन में जिस बच्चे ने फॉक्स को बचाया था वो जीजिन था और वो फॉक्स कोई और नहीं बल्कि शिसान था। लीडर शिसान को बताता है कि जीजिन के अंदर सचमुच व्हाइट अमरट है, जिससे शिसान शक्तिशाली 9 टेल फॉक्स बन सकता है। लेकिन शिसान अब बस अपने दोस्त का साथ चाहता था। जीजिन शिसान को ढूंढने में सफल हो जाता है और माफी मांगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीजिन अपनी जान देकर शिसान को अमृत देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धोखा मिलता है। सामने असली शिसान नहीं था बल्कि उसका प्रोटेक्टर था जो शिसान का रूप लेकर आया था। प्रोटेक्टर जैसे ही अमृत लेता है वह नीला ब्लू हो जाता है और बेकार हो जाता है। प्रोटेक्टर वहाँ से भाग जाता है। शिसन जब ये सब देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है। वो प्रोटेक्टर से भिड़ जाता है, लेकिन प्रोटेक्टर ज्यादा शक्तिशाली 6 टेल फॉक्स था और शिसन को हरा देता है। मरते मरते शिसान का हाथ उसी अमृत से छूता है जो जमीन पर गिरा था। अचानक अमृत फिर से व्हाइट हो जाता है और शिसान एक 9 टेल फॉक्स में बदल जाता है। अब वह सबसे शक्तिशाली फॉक्स बन चुका था। शिसान प्रोटेक्टर को मार सकता था, लेकिन उसे जीजिन की सिखाई हुई अच्छाई याद आ जाती है और वह उसे छोड़ देता है। प्रोटेक्टर जिसने पहले कई स्टूडेंट्स की जान ली थी, उसे अंत में लीडर लोग एक पेपर के अंदर कैद कर देते हैं। शिसान अपने दोस्त की मौत से टूट जाता है, लेकिन तभी वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर जीजिन को फिर से जिंदा कर देता है। जीजिन तो वापस आ जाता है, लेकिन शिसान अपनी सारी शक्तियाँ खोकर एक छोटा सा प्यारा फॉक्स बन जाता है। अब वह न इंसान बन सकता था न फिर से शक्तिशाली फॉक्स। अब दोनों दोस्त जीजिन और छोटा फॉक्स शिसान एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए खुश रहने लगे। इसी प्यारी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये फैंटेसी